विचार मंथन में आपका स्वागत है। 2022 के चुनाव की तैयारी या यूं कहें पूरी रणनीति के तहत अगुवाई तेजी के साथ चल रही है और इस बार का चुनाव बड़ा अनोखा दिख रहा है। क्या वजह है और कौन सी ऐसी परिस्थितियां आ गई जिसके कारण चुनाव का ये दिव्य रूप अभी से देखने को आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी। ब्रजेंद्र जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ब्रजेंद्र जी मीडिया से जुड़े पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं और मैं बार बार कहता हूं कि राजनीति में पैनी दृष्टि रखते हैं। जरा आज ब्रजेश जी मुझे ये समझा दीजिए कि क्या ऐसा कारण रहा, आपने भी बहुत इलेक्शन देखे होंगे, कि उत्तर प्रदेश चुनावी मोड में 8-10 महीने पहले ही आ गया और उसका भी अगर श्रेय देखा जाए तो बीजेपी को है। अब बीजेपी बहुत तेजी के साथ अगुवाई भी कर रही है। इसको आप किस रूप में देखते हैं? डॉक्टर साहब, ये जो उत्तर प्रदेश का जो चुनावी परिदृश्य तैयार हुआ है जी, मुझे लगता है कि अगर आप गौर से देखिए तो उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है इसने अपना 1 साल पूरा होने के बाद करीब करीब चुनावी तैयारी अपनी शुरू कर दी थी। 1 साल, 1.5 साल, दूसरा साल मंदिर के निर्माण की, मंदिर की पूजा, मंदिर की अर्चना, मंदिर का शिलान्यास, वहाँ से लेके आज बीच में जब कोविड आया, सरकार की उपलब्धियाँ गिनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और उत्तर प्रदेश के विधायक भारतीय जनता पार्टी के और उसके सहयोगी दल, ये सब गांव-गांव, गली-गली गए। अभी जब नरेंद्र मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जो नए मंत्री बनाए गए हैं, खासकर अलग अलग जातियों का जिक्र करके, वो सब जाएंगे और जनता के बीच में जाएंगे और आशीर्वाद यात्रा करेंगे। तो दूसरे साल से सरकार ने चुनावी चाल शुरू की और अब आप देखिए कि 6 महीने पहले ही ये जो मंत्री बनाए गए अभी हाल में, इन लोगों ने इलेक्शन के 6-8 महीने पहले से ही एक तरह से मैदान में उतर के शंखनाद कर दिया है कि हम चुनाव में हैं और विपक्ष कहीं नहीं खड़ा हो पाया। विपक्ष यहाँ दिखता नहीं है। जब मुख्यमंत्री को घेरने की बात आती है कि विधानसभा के हाउस में हो या सड़क पर, विपक्ष अभी तक ऐसा कोई मुद्दा नहीं तलाश पाया जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को या नहीं ब्रजेंद्र, मैं यही तो एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर बीजेपी ने ऐसा रुख अख्तियार कर लिया तो क्यों, क्या उसको कोई भय था, कोई डर था, या जिला पंचायत के चुनाव ने एक झटका दे दिया, या कोरोना की आपदा ने इस परिस्थितियों में डाल दिया कि अरे भाई तुरंत तैयारी कर लो नहीं तो सब परिस्थितियां बिगड़ जाएंगी? क्या आपको ऐसा, या उनकी जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी जिसके माने ये लगाया गया कि कार्यकर्ता बड़ा नाराज है इसीलिए आला कमान के लोग आए और वार्ता की और फिर खूब रेवड़ियाँ ऐसी पद बांट दिए गए, ये सब है? क्या कुछ भयाक्रांत थी बीजेपी? हाँ, अगर आप ये देखिए कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद, जी, पश्चिम बंगाल के चुनाव में अमित शाह जी ने बड़ी मेहनत की। ऐसा लग रहा था कि पश्चिम बंगाल वो जीत जाएंगे और करीब करीब वो 72-74 सीट पर आए भी। वहाँ तेजी के साथ उन्होंने लड़ाई की, लेकिन उसके बाद जो राष्ट्रीय परिदृश्य एकदम से बदलने लगा, शरद पवार अलग सक्रिय हुए, एक ऐसा लगा कि एक कोई थर्ड फ्रंट फिर से नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई विकल्प देने के लिए तैयारी ये लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल अपने हाथ से, एक तरह से देखिए तो पश्चिम बंगाल भाजपा के हाथ से निकला नहीं, वहाँ वो सरकार नहीं बना पाए, लेकिन अपने विधायकों का नंबर उन्होंने बहुत बढ़ा लिया। अमित शाह जी की ये जो आक्रामक रणनीति है वो उत्तर प्रदेश में उन्होंने धरातल पे लाना शुरू कर दिया। बीच में शोर मचा कि मुख्यमंत्री को बदला जाएगा, विपक्ष ने शोर मचाना शुरू किया कि दो ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ है, 2 डिप्टी सीएम बना दिए, मुख्यमंत्री अकेले हैं और 2 डिप्टी सीएम चल रहे हैं। तो ये सब जो एक अफवाहों का एक जो बाजार गर्म हुआ था, मुख्यमंत्री को उन्होंने तलब किया, दिल्ली बुलाया,
एक मैसेज दिया कि सब कुछ गवर्न दिल्ली से ही हो रहा है। कार्यकर्ताओं में भी जो नाराजगी थी उसको दूर करने के लिए उन्होंने जो सरकारी पद थे उनको भी भरा, और जो संगठन के खाली पद थे, संगठन में बड़ा आमूलचूल परिवर्तन किया। आप देखिए कि संघ के पीछे, संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में समन्वय का काम करने वाले कृष्ण गोपाल जी, जब चित्रकूट बुंदेलखंड में आरएसएस का चिंतन हुआ, तो आरएसएस के लोगों ने और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो भी खटास या जो भी कहीं एक गैप रह गया था ना, वो कृष्ण गोपाल जी को हटाकर फिर कश्मीर में काम करने वाले अरुण कुमार जी को लाकर भाजपा ने अपनी एक तैयारी, संघ और भाजपा ने अपनी तैयारी कर ली, और एक तरह हसबोले ने भी अपने हाथ में कमान ले ली, वो कमान ले लिया जी। और आरक्षण के लिए जब मोहन भागवत जी का बयान आया, तुरंत नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने उसको डेंट पेंट किया। बिल्कुल। तो अमित शाह के नेतृत्व में काम करने वाली जो भारतीय जनता पार्टी है, अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके नड्डा जी हैं, जयप्रकाश नड्डा अपने हिसाब से काम करेंगे, करते भी हैं, लेकिन भाजपा के अंदर जो एक अनुशासन है, उत्तर प्रदेश का चुनाव, उत्तर प्रदेश के जो पूरे हालात हैं, या इलेक्शन वाले किसी भी राज्य में आप देखो, अमित शाह और उनके साथ के लोग रणनीति बनाने के लिए आगे आते हैं। और अमित शाह ने ही कमान संभाल रखी है, हम तो कहेंगे यूपी की, बिल्कुल 100% यूपी की कमान संभाल रखी है। राधा मोहन सिंह को प्रभारी बनाया गया। ये जो क्या उनके इंटरनल कलह का कारण था, या कहीं ना कहीं फेलोर हुई सरकार कोरोना के मामले में, या किसानों के मामले को लेकर के, जिससे इतनी भय हो गया, और उसके बाद ताबड़तोड़ ये सब काम करके बिल्कुल चुनाव मोड में आ गए। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो किसान अभी तक आंदोलन कर रहा है जी, भारतीय जनता पार्टी के सामने 2-3 बड़ी चुनौतियां थी डॉक्टर साहब। हाँ, ये जो एक तो देखिए, आप सामान्य तौर पर आएंगे तो चुनौती एक थी कि महंगाई पर यह सरकार काबू नहीं कर पाई। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए या योगी जी के, ये भाजपा का विषय हो सकता है, लेकिन ये महंगाई, जिस महंगाई को लेकर सिलेंडर देकर पूरी मंत्रिमंडल में जो लोग शामिल हैं, ये कभी एक जमाने में महंगाई के खिलाफ बड़ा आंदोलन करते थे, महंगाई ये नहीं थाम पाए। ये सरकार का एक बड़ा फेल्योर समझ में आता है। दूसरी चुनौती किसानों के लिए जो ये सुधार का, कृषि कानूनों को सुधार को लाए, ये समझा नहीं पाए किसानों को। अगर समझा पाए होते, समझाने में अगर इनका तंत्र कामयाब रहा होता, तो शायद ये जो अभी तक महीनों से पंचायत पड़ी हुई है, ये समझती, बातचीत करती। इस सरकार के साथ तो किसान बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हुए। बाद में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कई बार कहा, नरेश टिकैत और महेंद्र सिंह टिकैत, पूरा टिकैत फैमिली बार बार कहती है कि बात करेंगे, कृषि मंत्री कहते हैं बात करेंगे, लेकिन बात होती नहीं। ये एक सरकार का फेल्योर था कि यहाँ बातचीत भी नहीं हुई। दूसरा, वो जो शाहीन बाग वाला मसला हुआ, 3-4 ऐसे मसले हुए, लगा कि सरकार और उसके भाजपा की, दिल्ली की सरकार और स्टेट की सरकारों को कुछ विपक्ष डेंट दे देगा, लेकिन उस डेंट को ही शायद काबू करने के लिए कि कहीं किसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा का खत्म ना कर दें, सुपड़ा साफ ना हो जाए या बहुत कमजोर ना हो जाए, एक डर। और दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं की जो अपेक्षाएं थी भारतीय जनता पार्टी की, आपको याद होगा कि एक बार विधानसभा में मुख्यमंत्री से नाराज होकर ही सारे विधायक लॉबी में आ गए थे। बिल्कुल ठीक है ना। तो ये छोटे गाजियाबाद के गुर्जर के उसके, बिल्कुल आप लगातार देखते हैं कि मुख्यमंत्री का एक बयान अभी आया, मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पुलिस की छवि खराब करने की साजिश हो रही है। तो कौन लोग हैं वो कौन लोग हैं जो पुलिस की छवि खराब कर सकते हैं? मीडिया। एक तरफ आप फेसबुक या सोशल मीडिया पर देखिए तो मीडिया को ये गाली दी जाती है, तोहमत मढ़ी जाती है कि ये गोदी मीडिया है। अगर गोदी मीडिया है तो छवि सरकार के खिलाफ कौन कर रहा है? तो सरकार अपने खिलाफ जो भ्रामक प्रचार थे, या यूं कहिए कि विपक्ष चोला बदल कर जो सामने आ रहा था, कांग्रेस सीधे हमला नहीं करती, समाजवादी पार्टी या स्टेट में बहुजन समाज पार्टी सीधे हमला नहीं करती, लेकिन दूसरे जो चेहरे आते हैं सामाजिक आंदोलनों के रूप में, सरकार इससे जो है थोड़ा सा चिंतित हुई थी। लेकिन क्या आप मानते हैं कि डैमेज कंट्रोल हो गया? नहीं, अभी आप इसको बहुत मतलब आप एश्योर नहीं हो सकते। नहीं, एश्योर नहीं है ना। आप एश्योर, हाँ। एक बात ये है कि आपने भी मुख्यमंत्री की बात भी की, अभी केशव प्रसाद मौर्य का फिर बयान आ गया, और वो कहते हैं कि ठीक है, योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे, वो हमारे नेता हैं, लेकिन जब मुख्यमंत्री के चुनने की बात आएगी तो आला कमान से व्यक्ति आएगा, दिल्ली नेतृत्व जिसे स्वीकार करे। फिर ये बयान केशव प्रसाद मौर्य दे करके क्या दिखाना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं? देखिए, जरा आप उधर आइए। हाँ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं, हाँ, कि जब ये सरकार बनी थी जी,
तो एक तख्ती उखाड़ कर फेंक दी गई थी। वो केशव प्रसाद जी की तख्ती की बात करते हैं। और आप ये देखिए कि जब भी सरकार विपक्ष पर हमला होता है, सरकार की तरफ से केशव प्रसाद मौर्य जी ही डिप्टी सीएम के रूप में आते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ज्यादातर समाजवादी पार्टी पर पॉलिटिकल हमला केशव प्रसाद ही करते हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। ये उनकी रणनीति हो सकती है। हाँ हाँ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में जब केशव प्रसाद जी थे जी। तो चुनाव हुए, तब मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं था। भाजपा ने मुख्यमंत्री का चेहरा बिना घोषित किए चुनाव लड़ा, लेकिन मध्य प्रदेश में घोषित चेहरा था शिवराज सिंह चौहान का। वहां पश्चिम बंगाल में फिर बिना चेहरा घोषित किए चुनाव लड़ा। तो अब केशव प्रसाद जी से आप ऐसी उम्मीद क्यों कर सकते हैं कि वो कहेंगे कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे? ये तो पार्टी की अंदरूनी राजनीति है। लेकिन इसका भी असर तो पड़ रहा है ना। बिल्कुल पड़ रहा है। अच्छा, हमको लगता है कि यही सब कुछ कारण ऐसे आ गए, जैसे आर.के. शर्मा का कारण आ गया कि लाख दबाव के बावजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने तो एक बार ये कह दिया कि अरे अभी तो बहुत दूर की बात है। हाँ बिल्कुल। तो क्या मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं, अब ये मंत्रिमंडल का विस्तार अखबार में बहुत होता है। हाँ, वही अखबार तो कैबिनेट भी जारी कर देता है, जारी कर देते हैं, मंत्री बना भी देते हैं। मंत्री बना देते हैं। अखबार के कुछ साथियों का अगर बस चले तो वो मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण भी करा दें, शपथ ग्रहण करा दें और विभागों का बंटवारा भी करवा दें। ठीक बात है। अभी जिस तरह से पिछला जो एपिसोड हुआ, मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाया जाना, फिर उनका अलग अलग जगहों पर जाना, प्रधानमंत्री के यहाँ जाना, नड्डा के यहाँ जाना, अमित शाह के यहाँ जाना, और उसी के साथ साथ राष्ट्रपति के यहाँ भी जाना। हाँ हाँ हाँ। तो अब आप इसके पीछे की राजनीति भी देखिए और इसके पीछे का शिष्टाचार भी देखिए। लेकिन ये शिष्टाचार चुनाव के थोड़ा पहले हुआ, तो ये तो चुनावी शिष्टाचार है। वो फ्री हैंड मांगने गए थे कि मुझे फ्री हैंड उत्तर प्रदेश का चुनाव दे दिया जाए। और कोई भी व्यक्ति, कोई भी पॉलिटिकल पर्सन अगर अपनी अगुवाई में चुनाव लड़ना चाहता है तो सरकार के लिए फ्री हैंड चाहेगा, बिल्कुल चाहेगा। लेकिन अब वो फ्री हैंड मिला कि नहीं मिला, ये भारतीय जनता पार्टी का जब तक शीर्ष नेतृत्व जेपी नड्डा और अमित शाह जब तक ये नहीं कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही चुनाव होगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि केशव प्रसाद या जो दूसरे डिप्टी सीएम हैं दिनेश शर्मा वो कहेंगे। हाँ, स्वतंत्र देव सिंह जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो तो जरूर उन्होंने एक दो बार कहा है कि योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन योगी जी ने खुद नहीं कहा है कि ये चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। योगी जी की तरफ से भी बयान अभी प्रतीक्षित है कि वो कहें कि मेरे नेतृत्व में लड़ेंगे। हालांकि वो ऐसी बात कहेंगे नहीं, बिल्कुल, क्योंकि वो गंभीर और पुराने विधायी नेता हैं। वो तो कहेंगे कि तो अभी लगता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार भी अभी अधर में पड़ा हुआ है। अभी तो बड़ी तेजी से पिछले हफ्ते हुआ कि भाई मंत्रिमंडल का विस्तार हम करेंगे, लेकिन फिर वो और उस मंत्रिमंडल विस्तार में संजय निषाद का बैठना और अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल का उनके साथ बैठना, बिल्कुल, और उसके बाद इधर राजभर से स्वतंत्र देव सिंह की बात होना, ओम प्रकाश राजभर के साथ भी बैठना। तो ये जो अभी उठापटक चल रही है, फिर मैं डॉक्टर साहब आपसे कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी अंतर्कलह या अपेक्षाओं के कारण भले ऐसा दिख रहा हो कि उनके यहाँ कुछ खराब चल रहा है, लेकिन विपक्ष में बहुत अच्छा नहीं चल रहा। हाँ। असल चुनौती भारतीय जनता पार्टी कौन देगा? मान लीजिए कि योगी आदित्यनाथ के अगुवाई में ये उत्तर प्रदेश का चुनाव होता है, तो भी वो नरेंद्र मोदी ही चेहरा रहेंगे, तो भी प्रधानमंत्री का चेहरा वो सामने लाकर चुनाव लड़ेंगे। है कि योगी आदित्यनाथ का हिंदुत्व का चेहरा इतना बड़ा हो गया है जी कि वो भी अपना प्रभाव रखे हुए है। हिंदुत्व का चेहरा बड़ा हो गया, पिछड़ों की जातियों को उन्होंने खत्म करने की कोशिश की। हाँ, अब उन्होंने अंबेडकर के साथ भी खड़े हो गए। हाँ, बहुजन समाज पार्टी के जो प्रतीक पुरुष थे, हाँ, वो अंबेडकर की जयंती हो, हाँ, या उसका स्मारक बनवा रहे हैं, स्मारक बना रहे हैं, या साहू जी महाराज की बात हो, छत्रपति शिवाजी की बात हो, ये सबके साथ तो खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हर समाज के लोगों को अपने साथ जोड़ लिया, लेकिन जो सत्ता के सहयोगी दल थे उनको सत्ता की मलाई नहीं मिली। सिर्फ झगड़ा इस बात का है। और अब पूरे भारतीय जनता पार्टी के साथ दिल्ली में या अलग अलग राज्यों में जो भी सहयोगी दल हैं, उनकी अपेक्षाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन भाजपा ने हर जाति को जोड़ने का जो एक कोशिश की है, उसमें डॉक्टर साहब वो सफल दिखते हैं। अगर सफल नहीं दिखते
तो समाजवादी पार्टी पटेल किसान नौजवान यात्रा नहीं निकाल रही होती। आज की तारीख में ये आप देखिए कि समाजवादी पार्टी के 1993-94 से लेकर अब तक के इतिहास में जाति के आधार पर कोई यात्रा नहीं निकाली। समाजवादी ये पहली बार जाति के आधार पर यात्रा निकाल रहे हैं, जिसका नाम रखा है उन्होंने किसान नौजवान पटेल यात्रा। पटेल यात्रा। तो ये जातियों के ध्रुवीकरण की तैयारी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व और के मुद्दे पर। लेकिन विजेंद्र, ये तो है कि इस जो प्रदेश है इसमें जो चुनाव भी हो रहा है वो जाति समीकरण पर ही होगा, और यही कारण है कि जो छोटे छोटे दल हैं वो बड़े दल से मोलभाव कर रहे हैं, चाहे निषाद पार्टी हो, चाहे अपना दल हो, चाहे अन्य हो, वो तो अपना बीजेपी के साथ कर रहे हैं, और वहीं दूसरी ओर सपा के साथ में महान दल, जन अधिकारी पार्टी और संजय चौहान ये सब कर रहे हैं। तो एक मोलभाव शुरू हो गया है, ये आपको नहीं लगता क्या? नहीं, मोलभाव शुरू हो गया, मोलभाव दिखने लगा है। हाँ, मोलभाव दिख रहा है, लेकिन हुआ कि अभी तय नहीं हो पाया शायद। नहीं, अभी तय अगर हुआ होता जी। देखिए, समाजवादी अपना दल का जो एक अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल को, हाँ, इलेक्शन के वो समय तो डिक्लेयर है, वो तो बीजेपी के साथ है ही। नहीं, इलेक्शन के समय उन्होंने मंत्री पद दे दिया। हाँ, ठीक। अखबार रोज उनके पति को मंत्री बनाता है, रोज बनाता आशीष पटेल को। हाँ, कुर्मी छत्री बिरादरी के अंदर अब ये सवाल उठने लगे हैं हाँ, कि माँ बेटी इस तरफ, हाँ, अखिलेश यादव के साथ, बिल्कुल, पति और पत्नी नरेंद्र मोदी के साथ। जी। तो क्या यही पूरी कुर्मियों की नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं? क्या मतलब पूरा जो कुर्मी समाज है जिसको 9% से 8.5% मानते हैं, जी जी, तो क्या अनुप्रिया पटेल, ये सवाल विश्लेषकों को देखना पड़ेगा ना कि क्या अनुप्रिया पटेल के साथ जो 9% कुर्मी समाज है वो है, उसमें से कितने % उनके साथ है, और कितना नरेश उत्तम पटेल के साथ है समाजवादी पार्टी के साथ, और क्या बहुजन समाज पार्टी के साथ कुर्मी नहीं है? तो अपने साथ ये खींचने की तैयारी तो करेंगे। अखिलेश यादव भी चाहेंगे कुर्मी उनके साथ आए, समाजवादी ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं। ओम प्रकाश राजभर भी एक अपना मोर्चा बनाए हुए हैं। ओम प्रकाश राजभर भी पटेलों को और अति पिछड़ों को जोड़ने में लगे हैं, और वो कह रहे हैं कि जो सोशल जस्टिस कमेटी की रिपोर्ट थी, हुकुम सिंह वाली कमेटी वो लागू की जाए, तो वो एक अति पिछड़े के बीच में काम कर रहे हैं। तो जातियों के चक्कर में ये लोग पड़े तो हैं ही, और जाति, डॉक्टर साहब, इस देश का सच है। लेकिन जातिवाद थोड़ा खटकेगा। अब जो नया आम जागरूक मतदाता है जी, आप देखिए कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ कौन जुड़े? सही है, नौजवान जुड़े। लेकिन दिक्कत आप फिर यहाँ देखिए कि आम आदमी पार्टी यहाँ यूपी में जिसके हवाले है वो समाजवादी हैं, अपने आप को चंद्रशेखर और बाकी लोगों का साथी बताते हैं। संजय सिंह के साथ किस तरह के लोग जुड़े उत्तर प्रदेश में? पहले संजय सिंह मतलब आम आदमी पार्टी कुछ कर पाएगी? तब तो कह रहे हैं 403 पर लड़ेंगे, पहले समझौता करते रहे कि कहीं ना कहीं गठबंधन हो जाए, लेकिन अब तो 403 पर डिक्लेयर कर दिया। कुछ होगा इनका कुछ यहाँ के चुनाव में? नहीं, ये इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में इनकी कोई बहुत बड़ी भूमिका दिखती नहीं है। और ये जितने प्रत्याशी लड़ाएंगे, हाँ, ये विपक्ष का ही नुकसान करेंगे। वही मैं कह रहा हूँ, ये विपक्ष का ही नुकसान करेंगे। इनके साथ वो लोग आए जो समाजवादी पार्टी में एडजस्ट नहीं हो पाए, बिल्कुल सही, बहुजन समाज पार्टी में एडजस्ट नहीं हो पाए, या किसी दूसरी सत्ताधारी पार्टी में या किसी दूसरी नहीं हो पाए, वो लोग इनके पास, वो जो फुटकर लोग घूम रहे थे उसमें से कुछ ऊर्जावान पैसे वाले या कुछ समर्पित लोग भी हैं। अरविंद के नाम पर कुछ समर्पित लोगों की टीम उत्तर प्रदेश में जरूर है जी, जो अन्ना मूवमेंट के साथ जुड़ी थी और अरविंद के साथ जुड़ गई। लेकिन संजय की जो टीम बनी, संजय ने खुद को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री घोषित किया, स्वघोषित मुख्यमंत्री हुए जी। तो अब कोई बहुत गंभीर नेता स्वघोषित मुख्यमंत्री के साथ कितनी देर खड़ा होगा, कैसे खड़ा होगा, ये एक सवाल। अच्छा, अभी एक बात, ऐसा नहीं लगता है आपको कि मैं अगर बीजेपी की बात करूं तो अब एक लड़ाई बीजेपी में अंदर ये चल गई है, 52% पिछड़ा तो क्यों नहीं भाई उनका मुख्यमंत्री हो, क्यों ना उनकी स्थिति हो, और दूसरे आदर्श लोग हो गए हैं। क्या एक ये लड़ाई, और केशव प्रसाद मौर्य उस लड़ाई को हवा दे रहे हैं? देखिए, पिछड़ों की सच तो यह है, ईमानदारी से अगर आप विश्लेषण करिए, हाँ, तो जो हालत थी जी उत्तर प्रदेश में इलेक्शन के पहले भारतीय जनता पार्टी की जी, तो लोगों ने चेहरा तो केशव प्रसाद का ही देखा था जी, केशव प्रसाद मौर्य का जी। केशव प्रसाद मौर्य को भाजपा ने घोषित नहीं किया था, लेकिन जनता के बीच में चाय की दुकान से लेकर गली चौबारों तक ऐसा लगता था कि वही मुख्यमंत्री होने वाले हैं।
और जिस तरह से वो शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के परिवार पर हमला करते थे, उन्होंने तो व्यक्तिगत हमले किए, खूब किए। सैफई मतलब व्यक्तिगत हमले खूब किए। कई बार ऐसा भी लगा कि वो राजनीतिक शुचिता भी कई बार दांव में लग गई, वो अखिलेश की तरफ से भी और केशव प्रसाद जी की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरह की हीरोइज्म थी उनकी, तो पिछड़ों को तो ये लगता था कि शायद और संभव है कि केशव प्रसाद ही मुख्यमंत्री बने। हाँ, लेकिन हो नहीं पाया। और बीच में जब स्थितियां बनी तो मनोज सिन्हा जी भी हाँ लगे, बनारस के मंदिर हो आए, जी। काशी विश्वनाथ में वो दर्शन कराए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। संयोग की बात है कि जो लखनऊ का मौसी एयरपोर्ट था, अब तो अडानी एयरपोर्ट है, तो वहाँ ये तीनों मुख्यमंत्री थे एक साथ, जो हो सकते थे, जो काशी विश्वनाथ हो आए, और उनमें से एक अस्पताल चले गए, एक काशी विश्वनाथ चले गए, और गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ जी का नाम डिक्लेयर हो गया। तो क्या अभी भी ये लड़ाई चल रही है और केशव प्रसाद मौर्य अभी भी ये सपना देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, हाँ जी, वो जरूर अब लगता है कि उसको पिछड़ों का मुख्यमंत्री होना चाहिए। अच्छा, ये वो लगता है भारतीय जनता, अब केशव प्रसाद इसको हवा देते हैं, हाँ। कि स्वामी प्रसाद मौर्य इसको हवा देते हैं कि मुख्यमंत्री और केशव प्रसाद के बीच में रिश्ते ठीक ना रहे। वो दोनों एक दिखते हैं, एक तरीके से देखा जाए। अब एक छोटी सी घटना की तरफ आप देखिए जी। अभी केशव प्रसाद जी के बेटे का विवाह हुआ जी। कोरोना पीरियड था, पार्टी हुई, उसके बाद मुख्यमंत्री उनके बंगले पे बंगले जाते हैं। हाँ, राधा मोहन सिंह भी आए, संघ के और भी दूसरे लोग आए। बिल्कुल एक पैचअप दिखाने की कोशिश की गई, दिखाने की कोशिश, बिल्कुल। ये जो जनता के बीच में उड़ रहा था, यानी केशव प्रसाद मौर्य को संतुष्ट करने की कोशिश की गई। उनकी छवि में जो डेंट लगा था, जी। उसको ठीक करने की कोशिश की गई। और जिला पंचायत के जो अध्यक्ष बने या जो नए पदाधिकारी मिल रहे हैं, आप रोज देखिए कि वो केशव प्रसाद के काली प्रसाद मार्ग पर 7 नंबर बंगले पर रोज जाते हैं और वो रोज उन कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, उसको ताकत तो उसकी कनेक्टिविटी केशव प्रसाद की है, और कार्यकर्ताओं के बीच कनेक्टिविटी तो है। हाँ। लेकिन जो हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता है, बस उस जगह योगी आदित्यनाथ आ जाते हैं। वो हाँ, योगी आदित्यनाथ का मजबूत अपना, एक तो खुद सन्यासी हैं। हाँ। एक तो खुद सन्यासी हैं। अच्छा, अब कोई उस चेहरा भी नहीं रह गया है हिंदुत्व का? बीजेपी में उमा भारती वगैरह थे, वो तो फिर है ही नहीं इस समय। उमा भारती थे, आप देखिए कि जो बजरंगी थे, विनय कटियार, हाँ, वो कहीं दिखते हैं आपको? कहीं नहीं दिखते। वही तो कह रहे हैं ना, जब राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था, तो भी बजरंगी विनय कटियार नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। और विनय कटियार के अलावा कल्याण सिंह थे, वो चले गए। और अगर हिंदुत्व को नहीं भुनाया जा रहा होता, तो कल्याण सिंह जी का जो देहावसान हुआ, उसकी यात्रा, फिर 13वीं का संस्कार, और फिर ये हर बूथ स्तर पर उनको श्रद्धांजलि दी गई। बिल्कुल सही। ऐसा और किसी मुख्यमंत्री को शायद आपको याद आता हो कि इस तरह का नहीं हुआ। तो ये इलेक्शन का ये बताइए कि ये जो बिहार की जेडीयू और मुकेश साहनी की बीआईपी और जीत राम मांझी की हम, ये भी सब यहाँ आ रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि हमको भी सम्मानजनक सीट दीजिए, बल्कि दावा तो केसी त्यागी ये तक कह रहे हैं कि हमको 200 चाहिए, लेकिन हम सम्मानजनक सीटें लेंगे, और वार्ता भी हो चुकी है। क्या लगता है कि ये भी एक एडजस्टमेंट होगा क्या? केसी त्यागी जी का जो बयान है जी, एक तो केसी त्यागी जी का बयान, उनका अपनी ही पार्टी के अंदर कोई बहुत महत्व नहीं रखता। ठीक है। वो प्रमुख महासचिव हैं, राजनीतिक प्रवक्ता हैं जी। आप देखिए कि जो एनडीए उसमें जेडीयू की जो राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई, उस राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में जो केसी त्यागी जी ने कहा, उसका खंडन इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह ने किया वहीं उसी भरी बैठक में। बिल्कुल। और जो उसके नए अध्यक्ष बनाए गए लल्लन सिंह तीसरी ताकत हैं, ना वो इस तरफ आए ना वो इस तरफ आए। पिछली बार जब इलेक्शन यूपी में हो रहा था, तो जेडीयू के साथ लोग आए, और जेडीयू भी खासकर उसी कुर्मी वोटर और पिछड़ा वोटर पर अपनी दावेदारी करता है। बिल्कुल। तो नीतीश कुमार बिहार से आए, तो बनारस और काशी से होते हुए घुसे। मिर्जापुर में एक सभा हुई, बनारस में एक सभा हुई, और जो पॉलिटिकल कार्यकर्ता उनके साथ आए, वो इलेक्शन नहीं लड़ने के कारण फिर निराश हुए। तो अब की अगर जनता दल यू ये कहता भी है कि वो उत्तर प्रदेश में आएगा और इलेक्शन लड़ेगा, तो उसके सामने भरोसे का एक बड़ा संकट होगा। जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, वो उनके साथ खड़े होंगे,
कार्यकर्ता संगठन खड़ा करेंगे, फिर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तो फिर वो राजनीतिक तौर पर बेरोजगार हो जाएंगे। तो जब तक नीतीश कुमार ये ऐलान न करें कि हम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने आ रहे हैं, तब तक आपको माने केसी त्यागी के बयान को बहुत गंभीरता से लेने की। अच्छा, मुकेश की जो वीआईपी है और जीताराम, उनका कोई ज्यादा महत्व भी नहीं है। मुकेश को तो ये इसलिए लाए कि ये जो रोज रोज निषाद पार्टी वाले करते हैं, उनको अपना तय तोड़ करते हैं, करने के लिए कर दिया उन्होंने। लखनऊ में एक बहुत बड़ी रैली, राजनीतिक समागम हुआ, समाजवादी पार्टी के निकले हुए कुछ पूर्व विधायक वहां गए, तो इनको डाइल्यूट करने के लिए इन्होंने ये जो निषाद पार्टी है, और देखिए उसके बाद निषाद पार्टी डाइल्यूट भी हुई है, काफी बिल्कुल आप लगातार देख रहे हैं कि निषाद पार्टी डाइल्यूट हुई। बिल्कुल। हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे ब्रिजेन, फिर इसके बाद आपसे चर्चा जारी रखेंगे। प्रोस्टेट मूत्र विकार रोगों के लिए लाभकारी एक आयुर्वेदिक औषधि अष्टी लारेल कैप्सूल सभी मेडिकल एवं आयुर्वेदिक स्टोर्स पर उपलब्ध। डीवी आयुर्वेदिक फार्मा भोपाल। कॉन्टैक्ट एट 9793282828 9889704060। शीशम और कानपुर का जाना पहचाना नाम 1958 से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सोने व हीरे की ज्वेलरी की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध है। सोने व चांदी की राखियाँ, लक्ष्मी गणेश, माँ दुर्गा एवं राधा कृष्ण की आर्टिफैक्ट्स की आकर्षक रेंज उपलब्ध है। अवस्थी एंड सन्स ज्वेलर्स, शॉप नंबर 14, आजाद मार्केट, सीसम बाजार, कानपुर। मोबाइल नंबर 8960600841। स्वीटी क्रश असली गुलाबों की खुशबू से भरी तुम पे दिल फिदा है। मेरी जिंदगी में अगर स्वर है तेरे रेजे रेजे में भी तो स्वाद है। मैं सरोद का गुलाम हूँ, तू भी तो स्वाद का सरताज है। लपेट कर चांदी का नूर लाए हैं स्वाद भरपूर स्वीटी शाही खजूर। बेहतर नहीं, बेहतरीन स्वाद। ये कैसा जुनू है, ये क्या खुशबू है। ये खुशबू की आहट, ये ताजगी सी राहत, चलो डूबे इसमें जरा। स्वीटी सुपारी, मस्ती भरा एहसास। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं 2022 के चुनाव की तैयारियों को। ब्रिजेन जी, एक बात ये बताइए कि जो ये तैयारियां चल रही हैं या जो कुछ अभियान चल गया है, चुनाव मूड दिख रहा है, उसमें ब्राह्मण फैक्टर्स बहुत काम कर रहा है लगता है, क्योंकि बीएसपी ने 22 जुलाई से जैसे ही, अब ब्राह्मण सम्मेलन का नाम तो नहीं दे सकते थे क्योंकि कुछ तकनीकी कारण थी, विधिक कारण भी है, तो उन्होंने प्रबुद्ध वर्ग करके और ब्राह्मण सम्मेलन शुरू कर दिया। सतीश मिश्रा लगातार उसकी कमान संभाले हुए हैं, लगातार सरकार पर हमला हो रहे हैं, और साथ में अब उनकी पत्नी भी उतर आई है, कल्पना मिश्रा भी। इसको काउंटर करने के लिए कहीं ना कहीं लगा बीजेपी को, वरना तो वो तो थे कि हमारे पास ब्राह्मण का वोट ही है। अब उन्होंने भी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन शुरू करने के लिए घोषणा कर दी है, और 5 सितंबर को 17 महानगरों में बड़े बड़े दिग्गज नेता संबोधित करेंगे। इसके बाद जो है 6 तारीख से लेकर के और 20 तारीख तक 403 विधानसभा क्षेत्रों में
ये प्रबुद्ध वर्ग, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? ये जो ब्राह्मणों का इस बार फैक्टर रहेगा। देखिए डॉक्टर साहब, ये बात बिल्कुल सच है कि जो ब्राह्मण है वो सत्ता से कहते तो सब हैं कि वो सत्ता में है, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर वो सत्ता में दिखता नहीं है। एनडी तिवारी जी के बाद उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मुख्यमंत्री तो नहीं बना। अब ब्राह्मण को लेकर अलग अलग जातियां उसके खिलाफ खड़ी होती हैं। क्षत्रिय और ब्राह्मण कभी इनमें थोड़ा झगड़ा कम होता है, ये इनके खिलाफ सार्वजनिक तौर पर स्वर कम बुलंद करते हैं, लेकिन बाकी जातियां तो खुलेआम ब्राह्मणों को अपशब्दों का इस्तेमाल भी करती हैं, चाहे कुर्मी हो, काछी हो, अहिर हो, या जो भी 100-150 जातियां हैं, ठीक बात, वो ब्राह्मणों को ही निशाने पर रखती हैं। और हजारों साल की परंपरा में ब्राह्मण शोषक के रूप में भी सामने रहा, सत्ता में रहा या सामाजिक व्यवस्था में। तो दो चीजें हैं, एक तो राजनीतिक तौर पर ब्राह्मणों के प्रति नाराजगी थी, दूसरा सामाजिक तौर पर भी नाराजगी थी। तो अगर हम समाज और धर्म को अलग करें तो पॉलिटिकली तो ब्राह्मणों का नुकसान हुआ है। एनडी तिवारी के बाद ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, और ब्राह्मणों के साथ ही भारतीय जनता पार्टी को माना जाता था। सतीश मिश्रा जी और बहुजन समाज पार्टी ने एक प्रयोग किया कि 52 शंख बजाएगा, हाथी और गणेश का जो कॉम्बिनेशन उन्होंने दिया। अब वही सतीश जी को फिर से एक बार बहुजन समाज पार्टी ने मैदान में उतारा, लेकिन इस सब के बीच अखिलेश यादव ने कहा कि हम परशुराम की प्रतिमा लगवाएंगे, भगवान परशुराम की प्रतिमा लगेगी। ब्राह्मण भी इसी समाज का हिस्सा है, वो भी तो सत्ता में आना चाहता है, जैसे कुर्मी, काछी, अहिर, चमार और दूसरी जातियां आना चाहते हैं, वो भी आना चाहता है। तो वो व्याकुलता तो है। अब ब्राह्मण, लेकिन किसी ने भी कोई ब्राह्मण चेहरा तो मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया, न भारतीय जनता पार्टी ने, न समाजवादी पार्टी ने, और क्या सतीश मिश्रा को बहुजन समाज पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने वाली है? ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता। तो ये जातियों को अपने साथ जोड़ने का एक तरीका है कि भाई ब्राह्मणों को हम खुश कर दें, पटेलों को हम खुश कर दें। तो अखिलेश यादव ने शुरू कर दिया पटेल यात्रा, मायावती ने शुरू करा दिया कि चलिए हम प्रबुद्ध सम्मेलन करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ तो ये प्रबुद्ध सम्मेलन और प्रबुद्ध लोग पहले से जुड़े थे। थोड़ी नाराजगी हो सकती है, उनसे हुई हो, उस नाराजगी को ये ठीक करेंगे। मुझे लगता है कि इसमें भी ये लोग आगे रहेंगे, इसमें भी ये लोग आगे रहेंगे। अभी कलराज मिश्रा जी आना शुरू कर दिए। हाँ, अभी वो कलराज मिश्रा आ रहा है। कलराज मिश्रा जी का मूवमेंट उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया। आप डॉक्टर साहब एक चीज और आप देखिए जी, अभी जैसे ही एक किसानों पर हरियाणा में लाठीचार्ज हुआ और एक एसडीएम सस्पेंड किया गया। हाँ। आप देखिए जो राज्यपाल हैं वो सतपाल जी जो खुल के बोलते हैं, सतपाल मलिक ने तुरंत कहा हाँ कि नहीं इसको डिसमिस किया जाना चाहिए, गलत है और मैं पद की मर्यादा, हाँ, तो पद का कोई वो नहीं करता। जी। तो अगर सतपाल मलिक की बात किसानों के बीच जा सकती है तो कलराज मिश्र का बार बार आना जाना, या अजय मिश्र को गृह मंत्री राज्य का बना देना, स्टेट मिनिस्टर अजय मिश्र को बना देना, या रमापति राम त्रिपाठी के घर में पूरी सरकार का जाना, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी का एकदम से फिर से चर्चा में आ जाना और उनको हर चौथे पांचवें दिन गवर्नर बनाए जाने की सूचनाएं आना, ये प्रबुद्ध वर्ग का जो अपना काम करने का तरीका है वो यही है। यहीं से प्रेशर में आते हैं कि अब प्रबुद्ध सम्मेलन शुरू हो गए। तो अब प्रबुद्ध जन सम्मेलन आप करिए, आप पटेल सम्मेलन करिए, आप किसान सम्मेलन करिए, आप अंबेडकर सम्मेलन करिए, लेकिन अभी भी जो बुनियादी बात है वो इस कोरोना काल में जो सबसे बड़ा सवाल भारत सत्ताधारी पार्टी के लिए भी चुनौती वाला था और आम जनता के पास था, वो ये था कि आप स्वास्थ्य के मुद्दे पर कुछ बात कहो, आप हेल्थ के बारे में कोई बात कहो। केवल बीमा कंपनियों के सहारे ये देश की हेल्थ व्यवस्था चलेगी क्या? और अगर हेल्थ में हम फेल्योर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का न मानते, सरकारें इसके पहले भी आई, कांग्रेस की सरकारें भी, अल्टीमेट जो भी 70 साल की सरकारें रहीं उनका फेल्योर है। अभी नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने है। क्या कारण था कि हेल्थ मिनिस्टर को हटाया गया, डॉक्टर हर्षवर्धन को? लेकिन मैं आपसे ब्रजेंद्र ये पूछूंगा कि क्या आपको लगता है कि ब्राह्मण अभी कुछ असमंजस में है या उसका अपनी बीजेपी के साथ ही प्रतिबद्धता है और कहीं कोई वह इधर उधर होने वाला नहीं है? ब्राह्मण असमंजस में नहीं है ना? ब्राह्मणों के नेता असमंजस में है। असमंजस, बहुत अच्छी ये जो
परशुराम महासभाएं हैं, हाँ, विश्व ब्राह्मण महासंगठन हैं, या जो 2000-4000 जो छोटे छोटे संगठन हैं, हर गली में हर व्हाट्सएप ग्रुप पे 5 संगठन इनका कोई काम असर करते भी नहीं हैं। होने वाला। ये लोकल नेता पर अपना दबाव बनाएंगे बस। ये लोकल नेता पर दबाव बनाएंगे, तुमको विधानसभा का चुनाव नहीं जीतने देंगे, हाँ, या हम तुम्हारे साथ विधानसभा में लग जाएंगे। लेकिन जो घूम फिर कर ब्राह्मण है, जो आम ब्राह्मण। बहुतायत है, हाँ बिल्कुल, जो बहुसंख्यक ब्राह्मण है, हाँ, उसे मंदिर चाहिए था, मंदिर मिल गया, उसे मंदिर मिला, हिंदुत्व उसे मिल रहा हिंदुत्व है। चाहिए था, हाँ, उसे हिंदुत्व मिला, उसे सन्यासी, उसे सनातन परंपरा की सत्ता चाहिए थी, वो मिली, उसको इतिहास चाहिए था, इतिहास का संशोधीकरण जो चाहिए था वो मिल रहा, वो भी मिला, और हो रहा है बड़ी तेजी से। हाँ तेजी से हो रहा है। देखिए खूब जिलों के नाम बदले जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, जिलों का नाम बदला जा रहा है, इतिहास को रेक्टिफिकेशन चालू हो गया, शुरू हो गया। ये रोमिला थापर जैसी जो इतिहासकार थी, वो आज किनारे करके रख दी गई। बिल्कुल। तो ब्राह्मण की जो मानसिकता है, जो प्रबुद्ध है, जिसको आप हकीकत में प्रबुद्ध कह रहे हैं, जी, डॉक्टर है, जिसमें टीचर्स हैं, ये बिल्कुल इंजीनियर। डॉक्टर साहब आप उठाकर देखिए जी, प्रकाश जावड़ेकर कहाँ से आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो शिक्षा के मंत्री थे। अब आप उठाकर फिर देखिए कि उत्तर प्रदेश की जो विश्वविद्यालय हैं, वहाँ कौन है? वहाँ के जो वाइस चांसलर्स हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वो कौन है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि उनकी संख्या जब आप गिनेंगे तो वहाँ यही प्रबुद्ध लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, जो विश्वविद्यालय के चांसलर हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही। और ये प्रबुद्ध स्थान पर प्रबुद्ध जन हैं, और यही असिस्टेंट प्रोफेसर को एचओडी और प्रोफेसर बना रहे हैं। हाँ हाँ, तो अब सामान्य ब्राह्मण तो शिक्षा से जुड़ा हुआ है, तो मुझे लगता है कि इसमें नाराजगी जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। अखिलेश यादव या अनुप्रिया पटेल या प्रकाश अंबेडकर ये कहते हैं कि विश्वविद्यालयों में हमारे लोग नहीं हैं, 27% नहीं है, 52% नहीं है, सारा का सारा प्रबुद्धजन हावी है। 80, 82, 85% पर आप जाइए तो विश्वविद्यालयों में कौन लोग हैं? विश्वविद्यालयों के कुलपति कौन है? तो क्या ब्राह्मण प्रबुद्ध लोगों को ये नहीं दिखता कि कुलपति हमारा कहाँ पर बैठा हुआ है और क्या क्या वो काम कर रहा है? तो ये कर तो ये सरकार ही रही है। ठीक बात है। आपको सत्ता का जो विकेंद्रीकरण था, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया ना जी। तो सत्ता के छोटे छोटे अगर मान लीजिए, अगर जब ये चुनाव आ रहा, जो अब आप मोड देख रहे हैं, एक और बीजेपी होगी और दूसरी ओर सपा और कांग्रेस को किस रूप में देखेंगे आप? देखिए, समाजवादी पार्टी ही तो मुख्य विपक्षी के रूप में आएगी, और बहुजन समाज पार्टी किस स्थिति में होगी? थोड़ा संक्षेप में समझा दीजिए। अखिलेश यादव को एक लाभ मिलेगा कि जो मुस्लिम है, हाँ, वो कहाँ जाए। वो अगर मैं एक मुसलमान वोटर की तरह सोचूं, हालांकि इस तरह की धार्मिक और सांप्रदायिक टिप्पणी होनी नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि ये राजनीति में चुनाव देते समय मुस्लिम और बहुसंख्यक की सब बातें होती हैं, इसलिए मैं बिल्कुल जो सड़क का पत्रकार है वो वाली बात डॉक्टर साहब आपको कह रहा हूँ कि जब एक मुसलमान के लिए कहते हैं कि वो समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी के साथ जाएगा, तो उसको सोचने में जरा नंबर जल्दी मिल जाएंगे कि वो अखिलेश के साथ जाएगा। अखिलेश ने जो पिछले चुनाव में मायावती जी के साथ एक गठबंधन किया और मियाँ बीबी दोनों जाके पैर छुआए, उसमें यादवों ने बड़ा भला बुरा कहा, लेकिन उसका अखिलेश ने एक चेहरा ऐसा अपना पेश किया कि भाई चलो मैं झुकता हूँ, जो पिता ने किया या चाचा ने किया उसकी क्षमा भी मांगता हूँ। तो उसका कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ इस चुनाव में अखिलेश यादव को जरूर मिलेगा। अब शिवपाल भी इनके साथ होने जा रहे हैं। शिवपाल अगर आ भी जाएंगे तो भी क्या, और नहीं आएंगे तो भी क्या। तो भी शिवपाल यादव को जिस दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मायावती जी वाला बंगला अलॉट किया था, उसी दिन यह तय हो गया था कि शिवपाल कहाँ जाना चाहते हैं, जेल या उस बंगले में। तो शिवपाल यादव जेल नहीं जाना चाहते, वो भारतीय जनता पार्टी के ही एक अघोषित और शांत सहयोगी साबित होंगे। वो नुकसान अखिलेश यादव का ही करेंगे। ठीक बात। साथ में आ जाएंगे तो कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं करने वाले, लेकिन तो जो ये बताइए कि सपा और बसपा और कांग्रेस, इसमें मुख्य कौन होगा आगे बीजेपी से लड़ने में? सपा होगी कि बीएसपी होगी? और कांग्रेस के बारे में आपका क्या कहना है? जो हालात बन रहे हैं, कांग्रेस समाजवादी पार्टी के पीछे खड़ी होगी। प्रियंका गांधी ने काम खूब किया है, कांग्रेस के संगठन को उन्होंने चुस्त किया है। तो अब लाभ भी मिलेगा कुछ? जरूर लाभ मिलेगा। और बहुत सारे नए लोगों को, और जिस तरह से उनका प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू काम करते हैं, जी, तो
कांग्रेस ने अपने आप को जिंदा करने की कोशिश की है, लेकिन कांग्रेस लोकसभा के लिए अपने आप को जिंदा कर रही है ठीक कि हो सकता है वहां कुछ वो लड़ाई में रहे और बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। मजबूती से काम करे, जी। लेकिन यहाँ वो समाजवादी पार्टी के पीछे ही खड़ी रहेगी और वो खड़ी नजर आए, यही सबसे बड़ी चुनौती उसके सामने। समझ ठीक बात है। ये बहुजन समाज पार्टी और अखिलेश यादव में अगर आप चुनेंगे हाँ। तो आप देखेंगे कि अखिलेश अभी नंबर में आगे हैं। हैं हमला जो मुख्यमंत्री पर होता है राजनीतिक तौर पर, वो भी अखिलेश ही करते हैं। मायावती जी का चेहरा बहुत बस एक सादा सा बयान, प्रेस नोट लिखा हुआ आता आते है। हैं, बिल्कुल सही। सड़क पर जो विपक्ष है वो जो भी है अखिलेश यादव के नेतृत्व में है। नेतृत्व में तो मुख्य विपक्षी दल के रूप में सपा ही आएगी बीजेपी के मुकाबले में, बिल्कुल ऐसा लगता है। ऐसा लगता है। अब जरा ये बताइए कि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उनमें क्या सपा अपने को कुछ बढ़ा पाएगी? अब जैसे सपा कह रहे हैं हम तो 400 से ऊपर लाएंगे, खैर वो तो बेकार की बात समझ में आती है, लेकिन इस पर आपकी क्या टिप्पणी है कि क्या लड़ाई कुछ जानदार होगी, दमदार होगी, हलकदार होगी? लड़ाई दमदार बनाने की कोशिश तो कर रहा है विपक्ष। हाँ। अखिलेश यादव ने एक परसेप्शन पिछले सरकार में ये गया कि पिछड़े भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़ी तेजी के साथ जुड़े। ये एक घोषित सत्य है। इस परसेप्शन को दिल्ली ने भी स्वीकार किया कि पिछड़ों ने इस पिछड़ी ये पीछे वाली जो सरकार थी, पिछड़ा एक मुस्त नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आ गया। वो बनारस में, काशी में कभी कोई उनको तेली कहता है, कभी कोई उनको पिछड़ा कहता है। तो नरेंद्र मोदी जी का जो चेहरा संघ ने भी पेश किया, वो पिछड़ा और गरीब और चाय वाले के रूप में पेश किया। उसका लाभ ये मिला कि गरीब और जो पिछड़ा ज्यादातर तबका था वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ। ये डॉक्टर साहब पिछले चुनाव में कभी नहीं खड़ा हुआ। कल्याण सिंह बहुत बड़े नेता रहे, हाँ। लेकिन ऐसा नहीं कि पिछड़ा खड़ा हो गया। बिल्कुल। कल्याण वो उनका अपना लोध जो 8-10% वोट था बस वही रहा, और वो भी अलीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला ही था। वही था फिर वही। हाँ, अब एक बुंदेलखंड में गंगाचरण राजपूत हो जाते थे। बिल्कुल ठीक है। विनय कटियार के साथ कितना कुर्मी खड़ा था। हाँ। विनय कटियार के साथ बजरंगी हिंदुत्व वाले तो खड़े थे, ठीक बात। लेकिन इनके पास कोई कुर्मियों का वो नहीं था। ठीक बात है। तो ये जो स्थितियां बनी कि पिछड़ा एक साथ इनके साथ थोक में जुड़ा, वो नरेंद्र मोदी का जो करिश्माई नेतृत्व था या जो उनका अपना मैनेजमेंट था, उसके कारण जुड़ा और उसको खूब मिला। आप उनके खाते भरे हुए हैं। भले ही विपक्ष के लोग ये कहें कि नहीं 15 लाख नहीं आया, लेकिन आप अब जब गांव में जाइए तो आपको खेत में, किसान के खेत में काम करने वाले लोग नहीं मिलते, क्योंकि वो मजदूरी बढ़ा देते हैं। उनके घर में मुफ्त राशन आ रहा है। वो एक सोशल परिवर्तन आपको गांव में दिखेगा कि किसान और जो मजदूर है, तो जो मजदूर तबका था वो बड़ा मजबूत हुआ। उसको बहुत सारी चीजें मुफ्त मिली सरकार से, और किसान थोड़ा कमजोर हुआ। तो और किसानों का गुस्सा विपक्ष न भुना पाए, इसीलिए लोग चुनावी मोड में हैं। तो ये विपक्ष जो है अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी दोनों कुल जमा ये कोशिश करेंगे कि जो इनका वोटर छिटक गया है वो इनके पास आ जाए। लेकिन भाजपा ने एक नया वोटर पैदा कर दिया, वो हिंदुत्व समर्थक वोटर पैदा कर दिया। वो अमेरिका में क्या चल रहा है, अब आर्यनगर का चुनाव या कानपुर की विधानसभा का चुनाव, इस पर भी फैक्टर ये देखने को आपको मिलेगा। तालिबान में जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, आप देखिए कि लोगों की ओपिनियन क्या आ रही है तालिबान में। जो तो इंटरनेशनल जो दायरा नरेंद्र मोदी ने भारत का बढ़ाया, उसका लाभ एक्चुअल जो इंटेलेक्चुअल आदमी है या जो नया यूथ वोटर है, 18 से 28 वालों को साध कर उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सरकार में आए, तो ये जो 30 साल की अंडर 30 वाले जो वोटर हैं और जो पहली बार के वोटर हैं, डॉक्टर साहब ये निर्णायक साबित होंगे, ये जाति में नहीं बंधेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, मेरा एक सवाल और ही, जो ये चुनाव आ रहा है इसमें मुद्दा क्या होगा? जैसे कि अगर हम बात करें इनकी सपा की, सपा कहती है हम किसान की आय नहीं हुई दुगनी, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लाइन ऑर्डर की बात कर रही है, वो ये मुद्दे, और कोरोना को लेकर के सबसे ज़्यादा हमलावर है कि भाई कोरोना में लोग मर गए, अभी वायरल चल रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें बीजेपी की, तो आपको लगता है कि वो बीजेपी इन्हीं का जवाब देगी, या जैसा कि अभी आपने कहा कि तालिबान का मुद्दा होगा, गाय का मुद्दा होगा, जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा होगा, मतांतरण का मुद्दा होगा, और जो हिंदू सेंटिमेंट्स हैं उनका होगा, राष्ट्रवाद होगा, ये चलेगा और ये चीज़ें हावी होंगी और बीजेपी जो है अवाक रहेगा?
पूरा विपक्ष 4 साढ़े 4 साल में मिलके जी मुख्यमंत्री के खिलाफ एक चिट्ठी नहीं ढूंढ पाया, जी न उनके सरकारी कामकाज को लेकर, न उनके चाल और चरित्र को लेकर। ये योगी आदित्यनाथ की सफलता है कि उनके खिलाफ व्यक्तिगत तौर पर किसी तरह के भ्रष्टाचार के या किसी तरह के दुराचार के, अनाचार के कोई आरोप नहीं लगा पाया विपक्ष। उत्तर प्रदेश का जो चुनाव या जो भी चुनाव ये लोग लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, इसमें मुद्दा भारतीय जनता पार्टी तो जो आपने 5-7 चीजें बताई इन्हीं के साथ मैदान में है, मतलब है, उनको आना नहीं है, वो हैं, वो हिंदुत्व की बात करते हैं, वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वो आदमी की आय बढ़ाने की बात करते हैं, वो जीडीपी की बात करते हैं, वो कोरोना के क्राइसिस को मैनेज करके बताने की बात करते हैं। आप कह रहे हैं फेल हो गया, आपने कहा हम भाजपा की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, फिर आपने वैक्सीन लगवाई। तो आपने कोरोना के मामले में विपक्ष ने सरकार को किस रूप में घेरा, ये विपक्ष को नहीं पता। गोवंश की बात आपने कही, हाईकोर्ट इलाहाबाद ने कह दिया कि राष्ट्रीय तौर पर घोषित किया जाए, उसको राष्ट्रीय पशु के रूप में घोषित किया जाए। अब यहाँ आदित्यनाथ कहाँ हैं, या यहाँ अमित शाह या जेपी नड्डा कहाँ हैं? यहाँ तो भारत की जुडिशरी है। अब आप लगेंगे कि जुडिशरी में भी पक्षपात हो रहा है। तो विपक्ष जिस तरह की बातें कर रहा है वो परिहास में उड़ जा रही हैं। विपक्ष को बहुत काम करने की जरूरत है। अब कुल मिलाकर के 2 बातें हैं कि सरकार किसकी बनने जा रही है, और जो टारगेट बता रही है बीजेपी के फिर एक बार 300 से पार, और खैर सपा ने जो कहा वो तो खैर आपके सामने है। आपको क्या लगता है कि वही पुनरावृत्ति होने जा रही है, इससे कुछ बढ़ोतरी होने जा रही है, क्या होने जा रहा है? आपका असेसमेंट क्या कह रहा है? अभी तक की जो स्थितियां हैं जी डॉक्टर साहब, भारतीय जनता पार्टी नंबर के गेम में कमजोर नहीं पड़ेगी, चेहरे बदल जाएंगे, जो हालात हैं। आपको ये लगेगा कि फला आदमी 6 साल 5 बार से लगातार जीत रहा है, ये अचानक कैसे हार गया, या ये मंत्री तो बड़ा कद्दावर था, इसका टिकट कैसे कट गया। संख्या आप जब ये भारतीय जनता पार्टी जब टिकट बांटेगी, जब टिकट का वितरण होगा, तो जैसे नरेंद्र मोदी ने सबको सरप्राइज किया दिल्ली में, जेपी नड्डा, वो प्रकाश जावड़ेकर से लेकर और कानून मंत्री, इन सबको हटाकर, ऐसे ही आपको दिखेगा कि उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े जो मतलब अपने आप दिग्गज जिनको कहते हैं, जो अपने आप को मठाधीश समझते हैं, जो कभी कभी पैरेलल अपने आप को भारतीय जनता पार्टी मान बैठते हैं, ऐसे तमाम विधायकों के टिकट रिपीट नहीं होने जा रहे हैं। ठीक बात है। और जो स्थानीय कार्यकर्ता की नाराजगी है वो अपने विधायक से है। मुझे याद है, आपको भी याद होगा डॉक्टर साहब, एक सांसद ने कहा कि अगर टोल टैक्स नहीं खत्म हुआ तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, प्राण दे दूंगा। बड़ा बवाल हो गया। एक मंत्री थी जिन्होंने कहा कि अगर गंगा इसी समय पर नहीं खर्च हुई, साफ हुई, तो मैं गंगा में ही आहुति दे दूंगी। वो मंत्री आज कहाँ है? सही बात। वो मंत्रिमंडल में नहीं है, ना वो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख चेहरों में हैं। ऐसे तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी के टिकट वितरण में अपने आप को मुझे नहीं लगता कि बचा पाएंगे। और जो बचा हुआ और जो नया सेगमेंट ये लोग लाएंगे, जो नया मटेरियल ये लाएंगे चुनावी मैदान में, उस पर फिर से जनता को एक बार भरोसा करना होगा। ठीक बात। अच्छा, ये सहयोगी दल तो अब पूरी तरीके से साथ हैं बीजेपी के साथ, उनका तो अब कुछ नहीं रहेगा कि अभी कुछ चल रहा है अंदर खाने? सहयोगी दलों में अपना दल है और निषाद पार्टी का मेन रूप से है, बाकी भी राजभर का तो पता नहीं क्या मामला चलेगा। सहयोगी जो दल थे जी, सहयोगी दल तो सैरोगेसी कर रहे हैं। अच्छा। सैरोगेसी शब्द आप किसी एक पार्टी का कार्यकर्ता, किसी एक पार्टी का जिला महामंत्री सहयोगी पार्टी का विधायक हो जाए, या कोई एक व्यक्ति जिसको टिकट भारतीय जनता पार्टी से नहीं मिला, वो जाके किसी सहयोगी दल से टिकट ले ले, तो ये सैरोगेसी तो है। सहयोगी पार्टियां, अभी तक आप देखिए, सहयोगी पार्टियां सैरोगेसी जैसा काम कर रही हैं। जौनपुर का आप चुनाव देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिला पंचायत में अपने सहयोगी दल को टिकट दिया। जो प्रत्याशी थी
सहयोगी दल की, उसने खुद निर्दलीय को वोट दे दिया। छोड़ दिया, सही बात है। तो यहाँ जो रुपए पैसे और जो अनाचार दुराचार के जो खेल हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भी अब समझने लगा है। समझने लगा। संघ के कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट्स भी आने लगी हैं। तो अब ये जो सहयोगी दलों का जो मोल भाव था, वो होगा नहीं। अगर मोल भाव होता तो ये डाइल्यूट करने के लिए कहाँ से आ रहे हैं? साहनी आ रहे हैं, बिल्कुल सही। वीवीआईपी आ रही है, या और तमाम सारे लोग आ रहे हैं, जी बात है। और उन्हीं जातियों के तमाम सारे लोगों को जी राज्यसभा और विधानसभा और विधान परिषद भेजा जा रहा है। तो सहयोगी दलों की मनमानी भाजपा स्वीकार नहीं करने वाली। नहीं कर। अच्छा, एक पॉइंट में अगर पूछे कि आने वाले चुनाव का परिणाम आप किस रूप में देख रहे हैं? माने एक बड़ा अनोखा होगा, विलक्षण होगा, ऐतिहासिक होगा, चमत्कारिक होगा, क्रांतिकारी होगा, या फिर जैसा है वैसा ही रहेगा? नहीं, कुछ क्रांति नहीं होने जा रही है। बस मैं जो पढ़ पा रहा हूँ, जी जी देख पा रहा हूँ, जी, सरकार आपको फिर जो आम सेगमेंट हिंदुत्ववादी और ये जो हिंदुत्व का और जो राष्ट्रवाद का और जो विकास की बातें करने वाले लोग हैं, फिर से आपको सदन में यही मिलेंगे। बस चेहरे बदले होंगे, चेहरे बदले होंगे, चेहरे बदले होंगे। जो विचार है, विकास कहीं होगा नहीं, विकास का मुद्दा कहीं होगा नहीं, और बाकी सब यही मुद्दे चलेंगे और यही स्थिति बनेगी। इसी सेंटीमेंट के साथ ये लोग रिपीट भी कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद विजेन जी। आपने बहुत अच्छे ढंग से चुनाव की वर्तमान, अतीत और भविष्य को आपने प्रस्तुत किया है। आपको बहुत बहुत बधाई भी, और आपने बहुत अच्छे ढंग से किया है। मैं आपको एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, देखते रहिए विचार मंथन।